वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात होगी पाकिस्तान की। आखिरकार शहबाज सरकार मुनीर के आगे सरेंडर हो ही गई। कोई पैतरा काम नहीं आया। मुनीर को सीजीएफ बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ा। शहबाज कभी यमन गए, कभी लंदन गए, लौटे तो इस्लामाबाद नहीं गए ताकि मुनीर का नोटिफिकेशन अटका रहे। लेकिन मुनीर तो ठहरे जिद्दी जनरल। शहबाज सरकार की एक नहीं चली और राष्ट्रपति जरदारी को पाकिस्तान का सौदा करना पड़ा। कल मुनीर को वो दस्तावेज देने पड़े जिसके दम पर अब वो पाकिस्तान की हुकूमत चलाएगा। तहयात वर्दी में घूमता रहेगा। पाकिस्तान के कटोरे में जो भी आएगा वो मुनीर की मर्जी से ही अब खर्च होगा। मुनीर को अब परमाणु बटन भी थमा दिया गया है। मतलब ये कि एक पागल के हाथ में बर्बादी का सारा सामान दे दिया है। खुद शहबाज के सियासी सलाहकार ने यह स्वीकारा है कि मुनीर के हाथ में पाकिस्तान का मुकद्दर आ चुका है। सुनिए क्या कहा राणा सनाउल्लाह ने। सर अब तो आपकी जो अमेंडमेंट है उसमें तो अब रिटायरमेंट एज ही नहीं है। जिसमें आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट एज, जी रिटायरमेंट एज जो 64 थी ना, वो नहीं है अब रिटायरमेंट एज है ही नहीं। अब नहीं है। आर्मी चीफ चाहें तो वो अगले 20 साल भी आर्मी चीफ रह सकते हैं। जी रह सकते हैं। और लॉ उनके ऊपर कोई बार नहीं लगाता, कोई कदर नहीं। उसमें ये है ना कि उनकी जो मुद्दत है उसके रास्ते में वो एज लिमिट जो है 64 की वो आड़े थी। देयर इज नो रिटायरमेंट एज फॉर आर्मी चीफ नाउ। जी कमाल की बात है, कोई रिटायरमेंट एज ही नहीं है अवधेश जी। आर्मी चीफ जब तक मन करेगा तब तक वो वहां पर तानाशाही करते रहेंगे। कब्र में पांव लटक जाने तक की स्थिति भी आ जाए तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वर्दी नहीं उतरेगी। नहीं तो अमरत्व की प्राप्ति अगर हो जाएगा तो जीवन के अंत तक रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में रिटायरमेंट तो जिस जनरल ने चाहा कि हमको सत्ता पर रहना है तो या तो वो मारा गया तभी हटा या फिर उसके दूसरे कारण रहे, वो रहा है। अब ये जो परंपरा बनी है ये बगैर सत्ता के विरुद्ध सैनिक विद्रोह किए हुए, बगैर मार्शल लॉ लागू किए हुए पाकिस्तान एक प्रकारांतर से मार्शल लॉ के अंदर आ गया। इसकी आधार भूमि बन गई थी। जब अमेरिका में जाके आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, दुनिया में ले जा रहे हैं, बांग्लादेश के परिवर्तन का हीरो उसे बना रहे हैं, तो आपको साइन करना ही था। अब इससे साबित हो गया है कि पाकिस्तान आज भी जो हम लोग पहले से बोलते थे कि मिलिट्री और मुल्ला उसी के द्वारा चलाया जाता है, राजनीतिक नेतृत्व की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन ये पहली घटना है पाकिस्तान की दृष्टि से भी। और मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर भी जिस ढंग से इंटरनेट और सोशल मीडिया का अभी वर्चस्व है, इसका जरूर विद्रोह होगा। सेना के अंदर से भी हो सकता है और यहां से पाकिस्तान में एक नए किस्म के पावर स्ट्रगल की शुरुआत हुई है और वो पावर स्ट्रगल हमको आने वाले समय में दिखाई देगा। भले शहबाज शरीफ ने हथियार डाल दिया हो, लेकिन सेना के अंदर और वहां के कट्टरपंथी और बाकी इस ढंग से हथियार नहीं डालेंगे। दूसरा, उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि अभी अफगानिस्तान से वो कैसे निपटते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान उनके लिए इस समय चुनौती बना है, वहां का तालिबान शासन। अगर उससे वो नहीं निपटते हैं तो फिर उनकी हैसियत क्या रहेगी। और जो स्वयं देश के अंदर जो बलूचों का विद्रोह है, जहां प्रतिदिन बलूच कह रहे हैं हम आजादी आजादी के झंडे लगा दे रहे हैं, उससे भी निपटना चुनौती है कि आपने एक पूरी जिम्मेवारी ले ली है कि पूरा देश हमारे हाथ में, तो आपको करके दिखाना है। और ये दोनों चीजें का समाधान संभव नहीं है। इसलिए मुनीर चाहे जितने भी अभी पावर ले लें, मुनीर का विफल होना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन ये सिर्फ मुनीर की विफलता नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान एज अ स्टेट की विफलता है। एक शहबाज सरकार की ही सिर्फ विफलता नहीं है, वहां की पूरी डेमोक्रेसी का ये दंडवत प्रणाम है केवल एक मुनीर के सामने। देखिए, लोकतंत्र तो वह हमेशा हारा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार ने कभी अपना कार्यकाल पूरा करा हो और जनता की चुनी हुई सरकार वहां बहुत अच्छे से शासन कर पाई हो। लोकतंत्र तो वह हमेशा से हारा हुआ है। वहां तो सेना ही सब कुछ चलाती है। जिस तरीके से आसिम मुनीर को सारी शक्ति देने के लिए 27 संविधान संशोधन वहां पाकिस्तान में किया गया, तभी यह तय था कि अब पूरा पाकिस्तान आसिम मुनीर की मुट्ठी में चला गया है और अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो आसिम मुनीर के कठपुतली बनकर काम करेंगे। वही तय करेंगे कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, पाकिस्तान का वर्तमान क्या होगा। और पाकिस्तान की सारी रणनीति और सारी नीति अब आसिम मुनीर तय करेंगे। वही राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को इंप्लीमेंट करना पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि अब जब 27 संशोधन लेकर आ जाते हैं तो उसके बाद आप 2 दिन बाद साइन करो या 4 दिन बाद करो या 7 दिन बाद करो, साइन तो आपको करनी थी। ऐसा हो नहीं सकता था
कि आपने सत्ता ये संविधान संशोधन इतना बड़ा कर दिया और उसके बाद आप ये कहते हैं आसिम मुनीर से कि नहीं भाई अभी ये इमरान खान ठिकाने नहीं लगा है, अब हमारी अभी ये मांग पूरी नहीं हुई है, हम साइन नहीं करेंगे। इतनी हैसियत न वहां के राष्ट्रपति की है न प्रधानमंत्री की है। आसिम मुनीर जानते थे कि अब मैं देश का सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूं, भले ही वो हस्ताक्षर राष्ट्रपति के नहीं हुए थे, वो व्यवहार ऐसा कर रहे थे कि वह पाकिस्तान का सब कुछ बन गया। और मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर का युग शुरू होगा। अब नए साल में आप देखेंगे वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बड़े फैसले लेते हैं। सरकार नाम मात्र की रहेगी, अगर सरकार कहीं उसका विरोध करेगी तो मुझे लग रहा है वो आसिम मुनीर को, इमरान खान को और नवाज शरीफ से कहेंगे कि आप दुबई चले जाइए, आप वहां रहिए, पाकिस्तान में आपकी कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान अब पूरी तरीके से आसिम मुनीर की मुट्ठी में है और यह बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में अंदर छुटकारा मिलेगा। अगला चुनाव 2029 का होगा, वो भी आसिम मुनीर तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब पाकिस्तान का भविष्य आसिम मुनीर के हाथ में। अब लोकतंत्र की अगर जनता अगर सड़कों पर उतर जाए और उसके खिलाफ आवाज उठाए तो ही पाकिस्तान बच सकता है, वरना फिलहाल तो आसिम मुनीर भाग्य विधाता है कि इमरान खान के लिए कितनी जनता सड़क पर उतरी, क्या हो गया, ये इतनी फेल्ड डेमोक्रेसी साबित होगी। डेमोक्रेसी की जो ऐसी तैसी हमने लिखा हुआ है ना, वाकई में ये ऐसी तैसी है। भारत के लिए भी एक चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस्लाम पंथी है ना, इसने कहा था कि ये बस लेना, इसने अपने भाषण में कहा था कि दुनिया में कलमा के 2 ही राष्ट्र बने हैं। एक आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने बनाया था और दूसरा जो है मदीना बना था, रियासत मदीना, और दूसरा पाकिस्तान बना है। इसलिए मुसलमानों हमेशा ध्यान रखो, तुम दूसरे कौम के साथ नहीं रह सकते हो और ये दूसरा राज्य है, तुम्हारा दायित्व क्या है। तो जब इस्लाम को उसने दायित्व बना दिया है, मजहब को प्रमुखता दिया है, तो फिर क्या करेगा इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। इमरान खान आए या जाएं, शहबाज शरीफ रहें या ना रहें, नवाज शरीफ को दुबई भेज दिया जाए या बिलावल भुट्टो रहें या ना रहें, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब सारा कंट्रोल, सारी पावर इस वक्त आसिम मुनीर के हाथ में है। मुनीर से झगड़े की खबरें सामने आने के बाद शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री सफाई देते हुए फिर रहे हैं। नोटिफिकेशन में देरी के लिए टेक्निकल कारण भी गिना रहे हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट तलाल चौधरी ने कहा है कि फौज और हुकूमत में सब कुछ अच्छा है, लोग बेवजह की अटकलें लगा रहे हैं। पाकिस्तान का सौदा कर मुनीर ट्रंप की आंखों के भी तारे बन गए। ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बल्कि ट्रेडर हैं। मुनीर उनकी ये कमजोरी और इनके ये कमजोर नब्ज को समझ गया। लेकिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि मुनीर को पुचकारना लोकतंत्र का बड़ा नुकसान है। और क्या कहा मार्को रूबिन ने, वो आपको बताते हैं। युद्ध विराम और पाकिस्तान, इन दोनों का मिलान कभी नहीं हो सकता। भारत के साथ तो वो अक्सर ऐसा करता आया है, यही हाल उसने अफगानिस्तान में भी किया है। सीज फायर लागू है लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। कल रात से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पाकिस्तानी सेना चमन और स्पिन बोल्टक इलाके में गोलीबारी कर रही है। इसके जवाब में अफगान सेना भी पलटवार कर रही है। अफगानिस्तान की सेना डुरंड लाइन पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। अफगान फोर्सेस लाइट और हेवी दोनों तरह की शेलिंग कर रही है। अफगान सीमा पुलिस के प्रवक्ता अबिदुल्लाह फारूकी ने कहा है कि पाकिस्तानी बलों ने सबसे पहले हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद अफगान सैनिकों को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान अब भी सीज फायर का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान ये दावा कर दे कि अफगान तालिबान ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू की, पाकिस्तानी सेना भी पूरी ताकत के साथ जवाब दे रही है। दोनों देश के अब अपने अपने दावे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, वो कभी भी भारत के साथ जब उसने सीज फायर का पालन नहीं किया हर्षवर्धन जी, तो अफगानिस्तान के साथ वो क्या सीज फायर का पालन करेगा। और दूसरा, अफगानिस्तान भी अगर पाकिस्तान की के अक्स को समझता है तो वो भी ये जानता ही है कि लड़ाई तो उससे लड़नी ही पड़ेगी। नहीं, देखिए, अफगानिस्तान के संदर्भ में मतलब थोड़ा उस तरह से नहीं देखना चाहिए और ये तुलना भी नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान तो लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। तालिबानी जो है ना, उनका और कोई काम नहीं है और जो उन्होंने अपने देश में किया हुआ है वो कोई ऐसी स्थिति नहीं कि हम उसको कोई बहुत अच्छे तरीके से देखें। हम बार बार जब वहाँ के विदेश मंत्री मुत्तकी क्या नाम था आया हुआ था, तब भी हम ये बार बार कर रहे थे, ठीक है कि रणनीतिक तौर पर चाहे जो हो, लेकिन अफगानिस्तान ऐसी जगह है नहीं। पाकिस्तान को समझिए आप, ये जो कुत्ते की पूंछ है ये सीधी होने को तैयार नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि सीज फायर अब न हो तो अच्छा है। अब पाकिस्तान के भीतर वो फायर होने की जरूरत है, वो आग लगने की जरूरत है। जो कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मुनीर, ये जो ट्रायोका है, या कहें कि ये जो सेना और एस्टेब्लिशमेंट का
जो एक गठजोड़ है, उसने जिस तरह से वहां की आवाम को एकदम बर्बाद कर दिया है, मुल्क के साथ जो कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी जरूरत है। और अगर ये चलता रहेगा तो शायद वो जल्दी आएगा। तो हम तो कतई अभी ये नहीं कहेंगे कि सीज फायर वगैरह हो। पाकिस्तान को लड़ना चाहिए, लड़के खत्म होना चाहिए। ये मुल्क रहने लायक नहीं है धरती पे, और इसको फिर से भारत में आना है, आज नहीं तो कल। रागी जी, आपका क्या विचार है? मुझे लगता है जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो अमेरिकन स्ट्रेटजी और जो चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका, उसका एक कहीं ना कहीं प्रतिरूप हमको देखने को मिल रहा है। अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन से जो अब तक उसका साथ वाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय या ट्रंप फर्स्ट का जब एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उनके लिए चाइना का कंटेनमेंट ये उनकी स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा हिस्सा था, कोर एरिया था। लेकिन आज के दिन में वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया है, मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, और उनमें उनको लगता है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और जिसे आप देखते हैं कनाडा के किसी एक प्रांत को वो बेशक 51वां स्टेट नहीं बनाए, लेकिन पाकिस्तान आज जिसको हम कहते हैं वेसल स्टेट, वो वेसल स्टेट वाली स्थिति में आ गया है कि पाकिस्तान जरूर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है, लेकिन वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक टूल के रूप में अब मुनीर के हाथों में काम करें। जब एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, चुनी हुई सरकार के हाथों में सत्ता रहती है, तो कहीं ना कहीं जनता कभी भी ये नहीं चाहती कि हमारा शासक जो है वो गुलाम की तरह बिहेव करे। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या भारत का लोकतंत्र यदि जिस दिन भी लगेगा कि वो पिछलग्गू है, भारत की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। वैसे ही पाकिस्तान की जनता भी उसको लगेगा कि ये पिछलग्गू है, तो उसको वो स्वीकार नहीं करती है। वो इमरान के साथ खड़ा थी, और इमरान भी क्या कर रहे थे? इमरान भी पाकिस्तान के अंदर एक सिविल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिसमें जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी भूमिका ठीक वैसी ही हो जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भूमिका भारत के अंदर है। लेकिन इसको उखाड़ने में कौन मदद किया है? इसको उखाड़ने में मदद किया अमेरिका ने, मदद किया आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट ने, मदद किया। आज मुनीर के हाथों में इतनी सत्ता आई है, बेशक हम पेंटागन का ये देख रहे हैं, लेकिन हमको आज एक एनएसएस की एक रिपोर्ट आई है, जो नेशनल जो सिक्योरिटी है उसकी रिपोर्ट अमेरिका की, उसमें ये बात बड़े जिक्र करके आई है कि जो भारत के साथ उसके जो पुराने संबंध थे वो उस रूप में वो परिभाषित नहीं कर रहा है। ये बड़े एक खतरनाक की दृष्टि है। अब वो एकदम जैसे आज के दिन में वो अमेरिका जिसे कहते हैं रिलायबल पार्टनर के तौर पर किसी के लिए नहीं रहा, ना यूरोपियन के लिए रह गया, ना अमेरिका अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए वो जाएगा। उसके लिए कोई डेमोक्रेसी का वैल्यू मतलब नहीं है, उसे ह्यूमन राइट्स से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो पाकिस्तान के अंदर एक मुनीर नाम का व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री डिक्टेटरशिप खड़ा लेकर के आ गया है। लेकिन न आप अमेरिका की तरफ से कोई आवाज सुनाई पड़ रही है, न ही कोई बड़ा जो पश्चिम है यूरोप का देश कोई बोल रहा है। यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने जरूर इसका विरोध किया, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई वो वेस्ट की तो हमेशा से आदत रही है ना, मैं करूं तो रासलीला, तुम निष्कर्ष का मतलब यह है कि मुनीर जो है ट्रंप के एक जिसे कहते हैं ट्रंप के एक हाथ के रूप में अब पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश हो गए हैं। ट्रंप जैसे नचाएगा वैसे मुनीर नाचेंगे। एक और खबर, अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, ये युद्ध रोकना ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं है। सरकार ट्रंप को पीस प्राइज मिल ही गया है, आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। ये नोबेल प्राइज नहीं है, बल्कि फीफा की तरफ से उन्हें शांति पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था ने पहला पीस प्राइज दिया है, इसके लिए उन्होंने ट्रंप को चुना है। ट्रंप इस पुरस्कार को लेकर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई, अमेरिका की वजह से दुनिया सुरक्षित है, नहीं तो 1 साल पहले जो नीतियां थी उनके चलते दुनिया जंग की आग में राख हो जाती। ट्रंप का इशारा बाइडेन की तरफ था। ट्रंप को यह सम्मान देने के लिए वॉशिंगटन में समारोह का बाकायदा आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्हें एक गोल्ड की ट्रॉफी, देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ट्रॉफी दी गई और मेडल दिया गया। मेडल को भी उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में उठाया, ये वो पिक किया जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथ से उसको पिक किया। अभी देखिएगा ये तस्वीर, ये देखिए कैसे वो देख रहे हैं, ओ माय गॉड, काइंड ऑफ हाउ ही पिक्ड इट अप।
और पिक करने के बाद फिर उन्होंने खुद अपने गले में डाल दिया। वैसे ये थोड़ा मतलब नेहरू जी ने स्वयं पहना था या किसने पहनाया था? सर ये आप बताइए। मुझे तो लग रहा है अवधेश जी अपने फाउंडेशन से एक पीस प्राइज अनाउंस नहीं, अब करें अमेरिका में फीफा और वर्ल्ड ट्रम्प कप के नाम अमेरिका पे में कर दें तो नहीं, ज्यादा नहीं, अच्छा होगा। 2026 बिल्कुल में ठीक फीफा बात वर्ल्ड कप होगा अमेरिका में भारत होने को ही वाला है। देना पड़ेगा। अब देखिए अमेरिका में अगर फीफा वर्ल्ड कप हो और ट्रम्प को आप सम्मानित न करो तो आप कैसे वर्ल्ड कप कर पाओगे भाई फीफा का? उनका खुशी का इजहार भी सुना देते हैं खुशी का सर। इजहार भी है और उनको लगा कि भाई शांति से हमारा फुटबॉल विश्व कप निपट जाए तो शांति पुरस्कार ट्रम्प को दे दो तो वो भी शांति से रहेंगे और शांति से वर्ल्ड कप फुटबॉल भी निपट जाएगा बिना किसी रोक टोक। ठीक है, ठीक। तो उन्होंने एक मेडल देने से बात एक बन मेडल जाए। दे दो उन्होंने और ये शुरुआत इसी साल की है। ये फीफा वर्ल्ड कप ने जो फुटबॉल ने शुरुआत की है ठीक है ये शांति सर। पुरस्कार की इसी साल शुरुआत अच्छी की पहल की और कभी पहला ना कभी पुरस्कार ही कहीं ना ट्रम्प को कहीं दिया शुरू उन्होंने। होती है ना। भैया दे दो पीछा छोड़ूंगा। ट्रम्प को सुन लेना सर। सीरियस नोट पे बता दीजिए ना, किसी ने और ने अपने से पहना है, मतलब अपने स्वयं से किसी ने अभी तक लिया है पुरस्कार में? देखिए मतलब आपको सर पहले जानकारी नहीं, है नहीं, आप राकेश ठीक करके जी, बोल दीजिए। हर्षवर्धन जी पहले हमें ट्रम्प को सुनना होगा। वो बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे। आप पहले उन्हें सुन लीजिए, उनका चेहरा क्यों इतना खिला हुआ है और फिर चर्चा तो करेंगे ही। Well, thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, John and I were discussing this. We saved millions and millions of lives. The world is a safer place now. The United States 1 year ago was not doing too well. And now I have to say we're the hottest country anywhere in the world, and we're going to keep it that way. तो डोनाल्ड ट्रम्प को आपने सुन लिया, प्राइज लेकर बहुत खुश थे और ठीक है, खुश रहना चाहिए, हर व्यक्ति को खुश रहने का अधिकार है, लेकिन किसी तरीके की गलतफहमी व्यक्ति को नहीं पानी चाहिए, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए किसी व्यक्ति को। देखिए इन्होंने जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर अवधेश जैसे विद्वान नहीं दे रहे हैं, ये बड़ा कष्ट का है। उन्होंने कहा एक सवाल समीर जी आप ही दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि भारत में भी अपने आप को किसी ने भारत रत्न दे दिया था, इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं वो। गियानी इन्फांटिनो जो फीफा के अध्यक्ष है उनसे पूछा गया कि भाई आपने तो कोई कमेटी नहीं बनाई है शांति पुरस्कार देने के लिए, डायरेक्ट ट्रम्प को दे दिया। तो बोले कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रम्प से महान व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसने दुनिया में एकता लाने के लिए, शांति लाने के लिए प्रयास किया हो। ट्रम्प हम सबकी नजर में एक महान व्यक्ति है, शांति लाने में उनका जो योगदान है हम उनको देते हैं। तो ट्रम्प ने धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे जीवन का ये सबसे खुशी का दिन है। और उन्हें ट्रम्प ने कहा कि भाई मेरे आंसू नहीं आ रहे लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन उस दिन उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जिस दिन रूस देखिए जब गले में उनके मेडल पहनाया तो उन्होंने ये पूछा कि मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है, फिर सर्टिफिकेट भी दिया गया उनको। मतलब वो जिस बच्चे को होता है ना कि भाई ड्राइंग में नंबर 1 आ गया तो उन्होंने कहा अच्छा मेडल लेकिन मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है, मेरी चॉकलेट कहाँ है, मुहावरा सर आपने सुना है ना, मैं वो मुहावरा सुनाते हुए सर एक ब्रेक के लिए जाना चाहती हूँ।